नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच टेलीफोनिक वार्ता। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, ना करता है और ना करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का G7 के वैश्विक मंच से संदेश, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए ना हो कोई जगह। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को दुनिया के सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के सफल दौरे के बाद क्रोएशिया की यात्रा पर। प्रधानमंत्री प्लेंकोविच के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। क्रोएशिया के राष्ट्रपति से भी होगी मुलाकात। आंध्र प्रदेश में मारेडपल्ली के जंगल में नक्सली मुठभेड़। नक्सली लीडर चलपति और अरुणा समेत सेंट्रल कमेटी के 3 कमांडर ढेर। ईरान इजराइल में संघर्ष तेज। इजराइल की सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाने बनाने का किया दावा। वहीं ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत हुई है और इस बात की जानकारी आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति कनाडा में G7 समिट से जल्दी निकल गए थे, इसलिए दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के आग्रह पर उनकी पीएम मोदी से फोन पर बातचीत कराई गई। विदेश सचिव ने क्या कुछ और इस बातचीत के बारे में बताया, आइए एक नजर डालते हैं पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत पर। बातचीत के उन तमाम बिंदुओं पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बातचीत हुई है। ट्रंप के आग्रह पर फोन पर यह बातचीत हुई। बातचीत जो है वो लगभग 35 मिनट तक चली। पहलगाम हमले पर डोनाल्ड ट्रंप ने शोक संवेदना जताई। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपना दृढ़ संकल्प दुनिया को बताया। भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये बताया कि 9 मई की रात को अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने पीएम मोदी को फोन किया। वेंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। पीएम मोदी ने वेंस से कहा कि भारत पाकिस्तान को और भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात भारत ने पाकिस्तान को सशक्त जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने भारत से सैन्य कार्रवाई को रोकने का आग्रह किया। तो कभी भी किसी भी स्तर पर भारत और अमेरिका ट्रेड डील जैसी कोई बात नहीं हुई। अमेरिका द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता पर भी कोई बात नहीं हुई। तो पीएम मोदी और ट्रंप की जो बातचीत है उसके अंश हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों सेनाओं के बीच स्थापित मौजूदा चैनलों के तहत बात हुई। भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, ना करता है और ना ही करेगा। भारत के साथ आतंकवाद की लड़ाई में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ का वादा मिला है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसमें साथ देने का वादा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को कनाडा से लौटते हुए अमेरिका आने का भी न्योता दिया, लेकिन पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाने में अपनी असमर्थता जताई। दोनों नेताओं ने तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब सुनते हैं कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री के वो सभी बयान जिसमें वो पीएम मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत की जानकारी दे रहे हैं। विदेश सचिव ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर संवेदना जताई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन भी जताया।
अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइस और नॉन एस्केलेटरी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद, व्यापार और विकास जैसे अहम वैश्विक मुद्दों पर दुनिया के प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत की। कनाडा के कैनास्कस में आयोजित G7 आउटरीच सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को दोहराया और इस वैश्विक खतरे के खिलाफ एकजुट होकर निर्णायक कार्रवाई की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी के बीच भी मुलाकात हुई। तो G7 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त संदेश दिया, आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया। साथ साथ कहा कि आतंकवाद लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले सभी देशों के खिलाफ है। पहलगाम पर हमला भारत की आत्मा, अस्मिता और गरिमा पर सीधा आघात है। पहलगाम पर हमला पूरी मानवता पर आघात था। G7 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भारत ने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को वैश्विक मंच तक पहुंचाया है। अनिश्चितता और संघर्षों का असर ग्लोबल साउथ पर है। खाद्य, ईंधन, उर्वरक और आर्थिक संकट पर अनिश्चितता का असर पड़ता है। टेक्नोलॉजी का लाभ ग्लोबल साउथ तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के संबंधों में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इस बैठक में यह घोषणा की गई कि भारत और कनाडा एक दूसरे के देशों में नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति करेंगे। पीएम मोदी की यात्रा से भारत और कनाडा के संबंध में नई पहल हुई है। आइए इसे ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से यात्रा से एक नया द्वार खुला है। पीएम मोदी की कनाडा पीएम मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई और कनाडाई पीएम कार्नी के कार्यभार संभालने के बाद देखा जाए तो ये पहली मुलाकात है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और संप्रभुता के सम्मान पर आधारित संबंधों को मजबूत करने पर प्रतिबद्धता जताई गई। साथ साथ उच्चायुक्तों की वापसी के साथ संबंधों में स्थिरता किस प्रकार से लाई जाए, इस पर दोनों के बीच सहमति जताई गई। वरिष्ठ मंत्री स्तरीय और कार्य स्तरीय संवाद फिर से शुरू करने पर भी बल दिया गया। साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा हुई। LNG, खाद्य सुरक्षा, उच्च शिक्षा, आपूर्ति श्रृंखला और महत्वपूर्ण खनिज जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर भी बात हुई। प्रारंभिक प्रगति, व्यापार समझौते की वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमति बनी है और व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की राह इससे आसान होती हुई दिखाई पड़ेगी। जलवायु परिवर्तन, समावेशी विकास और सतत विकास जैसे G7 मुद्दों पर सहयोग की भावना को एक बार फिर से दोहराया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के सफल दौरे के बाद 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में क्रोएशिया के लिए रवाना हुए।
क्रोएशिया में पीएम मोदी अपने समकक्ष प्लेंकोविच के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी के क्रोएशिया दौरे पर जाग्रेब से डीडी न्यूज के संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की ये खास रिपोर्ट देखिए। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी के बाद पीएम मोदी की क्रोएशिया यात्रा हो रही है। जाग्रेब में होने वाली बैठकें केवल पारंपरिक द्विपक्षीय वार्ताओं तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि ये एक साफ संकेत भी होंगी कि यूरोप में भारत के विस्तारित दृष्टिकोण में क्रोएशिया की क्या भूमिका है। भारत और यूरोपीय संघ जब एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब क्रोएशिया जैसे साझेदारों के साथ सहयोग रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान क्रोएशियाई प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेंकोविच के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी की राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच के साथ मुलाकात भी होनी है। पीएम मोदी के दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापार, नवाचार, रक्षा, पोर्ट व शिपिंग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वर्कफोर्स मोबिलिटी जैसे कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। 78 लाख के करीब जो क्रोएशियन कम्युनिटी है, बड़ी अपने आप को गौरव वाली और क्लोजली निट कम्युनिटी है। वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस दौरे को लेकर बहुत उत्साहित है। क्रोएशिया यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य है, जो मौजूदा वक्त में बाकी यूरोपीय देशों के मुकाबले तेजी से विकास के रास्ते पर प्रगति कर रहा है। भारत के लिए क्रोएशिया के रिश्तों का रणनीतिक और सांस्कृतिक महत्व भी काफी है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को क्रोएशिया समर्थन करता है। पीएम मोदी की ये यात्रा जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद से मुकाबला और क्षेत्रीय स्थिरता जैसी साझा वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को और भी मजबूत करेगी। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत और क्रोएशिया के बीच जनसंपर्क और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर भी जोर रहेगा। प्रधानमंत्री जी इधर क्रोएशिया इतना छोटा जगह को आने तो यही बहुत बड़ा बात है एक। और पहले प्राइम मिनिस्टर है हमारा क्रोएशिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद विजिट करने वाले, तो वो तो बहुत बड़ी रकम है एक। दूसरा जो बायलैटरल्स है इंडिया का और क्रोएशिया का बीच में, सो अभी हमारा मोदी साहब का विजिट का बाद में बहुत कुछ बदलेगा। जाग्रेब विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन का ऐतिहासिक केंद्र भी है। क्रोएशिया में भारतीय संस्कृति का बढ़ता प्रभाव इन गहरे सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। पीएम मोदी के दौरे से यहाँ रह रहे भारतवंशी भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम सभी प्लान करके बैठे हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, हमारे अपार्टमेंट्स में जितने भी लड़के मेरे साथ रहते हैं, वो 18 जून को जाएंगे और उन्हें सिर्फ हमें देखना है। हमें सिर्फ देखने का भी मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मोदी जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। पहली बार कोई बात इंडियन पर कोई फायदा है। हमारी इच्छा है कि हम प्रधानमंत्री जी को देखें और उनका स्वागत करें। पिछले एक दशक में भारत की यूरोप में भागीदारी केवल पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अब ये एक व्यापक और रणनीतिक दृष्टिकोण में बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाग्रेब दौरे से दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी, साथ ही साथ सहयोग के क्षेत्रों के विस्तार होने की उम्मीद है। कैमरामैन अजीत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, जाग्रेब। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? और इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इस बार पूरी दुनिया 21 जून को आंध्र की तरफ देखेगी। योगारंभ हो, योगारंभ हो,
शासनम् अभियोगानुशासनम् बुद्धियुक्तो जहानेह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम्। और ब्रेक के बाद स्वागत है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में भारत एक मजबूत वैश्विक नेतृत्व के रूप में उभरा है। पीएम मोदी के कूटनीतिक पहलों के कारण वैश्विक मंचों पर भारत की साख लगातार बढ़ी है। भारत की वैश्विक पहचान। भारत पिछले 11 वर्ष में एक मजबूत वैश्विक नेतृत्व के रूप में उभरकर सामने आया है। पिछले 11 वर्षों में भारत की यात्रा एक आत्मविश्वास से भरी रही है। बीते 11 वर्षों में भारत वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। भारत ने 200 G20 बैठकों की मेजबानी की। नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। भारत की वैश्विक पहचान। बीते 11 वर्षों में भारत को वैश्विक पहचान मिली है। वैक्सीन मैत्री के तहत 99 देश को 30.12 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक भेजी गई। साल 2014 से 24 के बीच 39 नए दूतावास और वाणिज्य दूतावास खोले गए। भारत ने जलवायु समाधानों का समर्थन और AI गवर्नेंस का नेतृत्व किया। अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय चर्चा को आकार दिया। 30 नवंबर 2015 को पेरिस में COP21 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने मिलकर नया गठबंधन किया। पिछले 5 वर्ष में 150 से अधिक देश को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान की। भारत ने क्वाड जैसे बहुपक्षीय समूहों के माध्यम से अपना समर्थन बढ़ाया। भारत के वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के 3 शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक देशों ने भाग लिया। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में IMEC और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया। पड़ोसी प्रथम नीति ने क्षेत्रीय संबंधों के लिए एक साहसिक दूरदर्शी दृष्टिकोण को आकार दिया। एक्ट ईस्ट नीति को साल 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तित किया। एक्ट ईस्ट नीति ने दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद प्रशांत तक भारत की पहुंच का विस्तार किया। ग्लोबल साउथ में भारत का नेतृत्व साझा इतिहास और समान आकांक्षाओं में निहित। भारत की वैश्विक कूटनीति ने बहुपक्षीय मंचों पर सामरिक भागीदारी के माध्यम से आकार लिया। ब्रिक्स में भारत ने वैश्विक व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधि और बहुध्रुवीय बनाने के लिए काम किया। वर्ष 2014 से 24 के बीच भारत ने दुनिया भर में 39 नए दूतावास और वाणिज्य दूतावास खोले। पिछले 11 वर्षों में रूस के साथ भारत के संबंध और भी प्रगाढ़ हुए। भारत और फ्रांस के बीच दीर्घकालिक और विश्वसनीय साझेदारी और मजबूत हुई। भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी सभी क्षेत्रों में मजबूत होती नजर आई। भारत और EU अर्थव्यवस्था और बहुलवादी समाज के तौर पर पुराने रणनीतिक साझेदार हैं। भारत के मध्य पूर्व के साथ संबंध रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर और अधिक मजबूत हुए। बीते 11 वर्षों में आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद रोधी अभियानों के प्रति भारत का दृढ़ और स्पष्ट दृष्टिकोण सामने आया। 28-29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने उरी में हुए आतंकवादी हमले का बदला लिया। जब पहलगाम में नागरिकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पाकिस्तान और POK में 9 आतंकवादी शिविरों पर सटीक जवाबी हमले किए गए। 5 अगस्त 2019 को संसद ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने की मंजूरी दी। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में अपना अब तक का सबसे अधिक रक्षा उत्पादन हासिल किया।
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 23,622 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात का आंकड़ा दर्ज किया। सरकार ने 5 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां जारी की। सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों में 5,500 से अधिक वस्तुएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 समर्पित रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए गए। अप्रैल 2018 में रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार की शुरुआत की गई। आईडेक्स ने रक्षा एरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक जीवंत इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया। भारत की समुद्री रणनीतिक सतर्कता, त्वरित कार्रवाई और सक्रिय क्षेत्रीय जुड़ाव पर केंद्रित रहा। भारत पिछले 11 वर्ष में एक मजबूत वैश्विक नेतृत्व के रूप में उभर कर सामने आया। और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 2023 की बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए 2006.40 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी। इस पर भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देवभूमि में संकट से निपटने और आपदा पीड़ितों को राहत प्रदान करने में मोदी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता आपदा पीड़ित नागरिकों को महत्वपूर्ण संबल है। मोदी सरकार देवभूमि की जनता के साथ हर संकट में खड़ी है और साथ साथ हिमाचल की हर संभव सहायता के लिए सदैव की भांति कटिबद्ध है। बात करें एक्सियोम मिशन 4 की, तो उसके प्रक्षेपण की अब एक नई तिथि जारी हो गई है। मिशन अब तय 19 जून को लॉन्च नहीं होगा। बताया गया है कि नासा, एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स अब 22 जून से पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथे निजी अंतरिक्ष यात्री अभियान एक्सियोम मिशन 4 के प्रक्षेपण का लक्ष्य नहीं बना रहे हैं। प्रक्षेपण तिथि में बदलाव से नासा को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के ज़्वेज़दा सेवा मॉड्यूल के सबसे पिछले हिस्से में हाल ही में किए गए मरम्मत कार्य के बाद स्टेशन संचालन का मूल्यांकन जारी रखने का समय मिलेगा। इसरो, पोलैंड और हंगरी की टीमों ने एक्सियोम मिशन 4 की संभावित लॉन्च टाइमलाइन के बारे में एक्सियोम स्पेस के साथ विस्तृत चर्चा की। इसके बाद एक्सियोम स्पेस ने कई तत्परता मापदंडों का आकलन करने के लिए नासा और स्पेस एक्स के साथ परामर्श किया। स्पेस एक्स फॉल्कन 9 लॉन्च वाहन ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की तत्परता की स्थिति, स्पेस स्टेशन में ज़्वेज़दा मॉड्यूल में मरम्मत, चढ़ाई गलियारे की मौसम की स्थिति और संगरोध में चालक दल के स्वास्थ्य और तैयारियों के आधार पर एक्सियोम स्पेस ने सूचित किया है। और छत्तीसगढ़ के सुकमा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर ग्रेहाउंड्स फोर्स को एक बड़ी सफलता मिली है। यहाँ पर ग्रेहाउंड्स के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस ऑपरेशन में नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर सहित 3 बड़े नक्सली कमांडर मारे गए हैं। जानकारी के अनुसार नक्सली लीडर चलपति और अरुणा एनकाउंटर में मारे गए हैं। इस ऑपरेशन को आंध्र प्रदेश की विशेष फोर्स ग्रेहाउंड्स ने अंजाम दिया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। यह मुठभेड़ नक्सली नेटवर्क के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इसमें संगठन के शीर्ष स्तर के कमांडर ढेर हुए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।